नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में परीघ योग से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। परीघ योग में कौन सा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। इनके उपायों को समझेंगे। साथ में वीडियो के अंत में कुछ प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों के माध्यम से इस परियोग को समझने की कोशिश करेंगे। 27 नक्षत्रों की ही भांति योग भी 27 होते हैं। यह योग सूर्य और चंद्रमा की एक निश्चित गति के आधार पर तैयार होता है। योग दो प्रकार से देखे जाते हैं। पहला, यह योग मुहूर्तों में देखा जाता है। इन 27 योगों में से जो शुभ योग होते हैं, उन योगों में शुभ या मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है, क्योंकि शुभ योग में किया गया कोई भी कार्य का परिणाम हमेशा शुभ होता है, काम पूर्ण होता है, खुशियाँ प्राप्त होती हैं। और अशुभ योगों में किसी भी कार्य की शुरुआत करने से उस कार्य में विघ्न, बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। कार्य या तो असफल हो जाता है या उस काम में काफ़ी प्रयास करने पर ही वो काम संपन्न होता है। और दूसरा, यह योग बच्चे के जन्म के समय देखी जाती है। बच्चे की जन्म कुंडली जब बनाई जाती है तो उसमें पंचांग भी बनते हैं। पंचांग 5 अंगों से मिलकर बनता है: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। यही योग जन्म योग कहलाते हैं और यही योग शुभ मुहूर्तों में भी देखा जाता है। इन्हीं 27 योगों में से परीघ का 19वां क्रम आता है। परीघ योग को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ योग की संज्ञा दी गई है। यहाँ परीघ का अर्थ समझते हैं। परीघ को यदि संधि विच्छेद किया जाए तो परि प्लस घ होता है। परि मतलब किसी प्रकार का घेरा या सीमा, जो किसी विषय, वस्तु या चीज़ों को चारों ओर से घेर कर रखा हो या वो अपनी सीमा के अंदर घिरा हो। परि शब्द गहराई, संतुलन, अध्यात्म और परिपक्वता को दर्शाता है। और घ का अर्थ घिरा रहना, यानी परिघ का अर्थ अपनी सीमा में, अपनी मर्यादा में रहना या बंधे रहना, घिरा रहना। परिघ का दूसरा अर्थ भी है रुकावटें और बाधाएं, जो जीवन में बार बार संघर्ष देता है, रुकावटें पैदा करता है। परिघ योग के देवता विश्वकर्मा होते हैं और इनके ग्रह देवता शनि को माना गया है। तो परिघ जन्म योग में जन्मे व्यक्ति अपनी कौशल, हुनर, योग्यता और निपुणता के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोग विनम्र स्वभाव के, संस्कारी, बुद्धिमान और नीतिवान होते हैं, उदार प्रवृत्ति के और परोपकारी होते हैं। परीघ जन्म योग में स्वामी ग्रह शनि का संबंध बनता है। ऐसे में व्यक्ति मेहनती होता है और उसके अंदर पैसेंस खूब होती है। कर्मठवान ऐसा व्यक्ति होता है। जन्म से लगभग 40 वर्ष की आयु तक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष लगा ही रहता है, संघर्ष में रहता है उसकी जिंदगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शनि को विलंब का कारक माना गया है, जो व्यक्ति को धीरे धीरे अच्छे और बुरे की सीख देता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी उम्र के अनुसार बढ़ते चला जाता है, वैसे वैसे उसे हर तरीके से ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर वो व्यक्ति अपने ज्ञान और कड़ी मेहनत के बल पर सफलता हासिल करता है। शनि कर्म फलदाता भी हैं। व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा और बुरे कर्मों का भयानक और कठोर परिणाम देते हैं। शनि हर काम में डिले करते हैं, देरी करते हैं और रुकावटें भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को अनुशासित और सत्य निष्ठावान भी बनाते हैं, मेहनती और ईमानदार बनाते हैं। कुंडली में यदि शनि का प्रभाव राहु, केतु या किसी भी अन्य क्रूर ग्रहों के साथ बन रहा हो, किसी भी शुभ ग्रह का संबंध नहीं है, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन उन संघर्षों के बावजूद वो सफलता का स्वाद भी व्यक्ति चखता है। और यदि शनि का प्रभाव शुभ ग्रहों के साथ हो तो ऐसे में संघर्ष कम होते हैं और कम संघर्षों में भी वो व्यक्ति सफल होता है। ऐसे में कुंडली का लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। परीघ योग वाले व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो सामने वालों को छोड़ते नहीं हैं। उस समय एकदम क्रूर बन जाते हैं। उस समय इनको दया तक नहीं आती है। जब तक इनका क्रोध शांत नहीं होता, जब तक इनके दिल का भड़ास नहीं निकल जाता, वे सामने वाले को प्रताड़ित करते रहते हैं। जहाँ ये अच्छे लोगों के लिए अच्छा बनते हैं, उतने ही ये बुरे लोगों के लिए खतरनाक बन जाते हैं। इनका टॉर्चर या प्रताड़न उस समय तक चलते रहता है जब तक कि सामने वाला व्यक्ति झुक कर इनसे माफ़ी न मांग ले। आइए अब जानते हैं कि परीघ योग में कौन सा काम करना अच्छा होता है और किस काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए। चूँकि परीघ योग व्यक्ति के जीवन में सफलताओं के बाधक के रूप में काम करता है, ऐसे में सभी प्रकार के शुभ कार्य के लिए इसे वर्जित माना गया है। यानी परीघ योग में यदि जिस दिन बन रहा हो उस दिन कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन यह योग
सहनशीलता, दृढ़ता और समस्याओं को समाधान देने की क्षमता भी रखता है। ऐसे में यदि शत्रु पर विजय पाना हो तो उस दिन की शुरुआत करनी अच्छी होती है। किसी विषय वस्तु का मंथन करना हो, ज्ञान अर्जित करनी हो, कोई काम जो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, किसी कठिन काम की शुरुआत कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, और जिस दिन परीख योग बन रहा है और उस कठिन कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए यह दिन शुभ माना गया है। भगवान विश्वकर्मा इनके स्वामी ग्रह हैं, तो परिश्रम और निर्माण से जुड़े भी कार्य कर सकते हैं। यह दिन आंतरिक शक्ति बढ़ाने का होता है, समस्याओं का सामना और उसका हल निकालने का होता है। अब इसके उपायों को समझते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के जिंदगी में काफ़ी संघर्ष चल रहा हो, संघर्षों के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहा हो, या उसकी ज़िंदगी काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति में हो, तो ऐसे में उसे प्रत्येक शनिवार के दिन शनि का जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, शिव के मंत्रों का भी जाप करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे उसके अंदर निगेटिविटी समाप्त होती है और उसके बाद उसे लाभ प्राप्त होता है। शनिवार के दिन काले तिल, उड़द दाल या लोहे का दान कर सकते हैं। गरीब या मजदूरों की भी सहायता करें। आइए अब कुछ प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों के माध्यम से इस परियोग योग को समझने की कोशिश करते हैं। पहली कुंडली एनटी रामाराव की है। इनका जन्म 28 मई 1923 को शाम के लगभग 4:45 बजे गुड़ीवाड़ा में हुआ था। तुला लगन भी है और तुला राशि भी है। कुंडली अपने आप में काफ़ी मजबूत है। लग्नेश शुक्र लगन को ही देख रहे हैं। इनकी कुंडली में शनि चतुर्थेश और पंचमेश हैं जो 12वें भाव में स्थित हैं और मंगल से दृष्ट हैं। एनटी रामाराव साउथ मूवी के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और राजनेता थे जिन्होंने तेलुगु सिनेमा पर खूब राज किया। उन्होंने राज्य की कांग्रेस के आधिपत्य दूर करने के लिए 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की, क्योंकि वह कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व यानी इंदिरा गांधी के फैसलों से असंतुष्ट थे और इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती दी और इसे कमजोर किया। एनटीआर ने टीडीपी को भ्रष्टाचार के खिलाफ और आम आदमी के हक की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया, जहां उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिला। उस समय वो एक लोकप्रिय अभिनेता थे। 1983 में सर्वसम्मति से एनटी रामाराव को तेलुगु देशम विधायक दल का नेता चयनित किया गया था और फिर वे आंध्र प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री बने। दूसरी कुंडली अलका याग्निक की है। इनका जन्म 20 मार्च 1963 को शाम के लगभग 7 बजे कलकत्ता में हुआ था। कन्या लगन की कुंडली है, राशि इनकी मकर बनती है। लग्नेश बुध छठे घर में, शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। शनि पंचम भाव में अपनी ही मकर राशि में राहु केतु के अक्ष पर हैं और शुभ ग्रह चंद्रमा और शुक्र के साथ विराजमान है। अलका याग्निक अपनी कड़ी मेहनत, गायकी के प्रति जुनूनियत, लगन और उनकी प्रतिभा ने सबसे सफल गायिकाओं में से एक बनी। इनका बेहद विनम्रता के साथ बात करना और काम के प्रति समर्पण फिल्मी दुनिया की मेलोडी क्वीन बनाता है। तीसरी कुंडली अशोक कुमार की है। इनका जन्म 13 अक्टूबर 1911 को दोपहर के लगभग 2:45 बजे भागलपुर में हुआ था। कुंभ लगन की कुंडली है, मिथुन राशि है। लग्ने शनि बनते हैं जो नीच के होकर तीसरे भाव में राहु केतु की एक्सिस पर है। गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। तीसरे भाव का शनि व्यक्ति को मेहनती, धैर्यवान और गंभीर बनाता है और कठोर परिश्रम से सफलता दिलाता है। अशोक कुमार, जिसे फिल्मी दुनिया के दादा मुनि के नाम से जाना जाता था, उनका स्वभाव काफ़ी विनम्र, अनुशासित, बुद्धिमान और कला के प्रति समर्पित था। वे शांत और सज्जन व्यक्ति थे। उनका अभिनय के अलावा वे एक कुशल चित्रकार और होम्योपैथी के जानकार भी थे। वे 1930 से 1990 तक फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहे थे। चौथी कुंडली रामविलास पासवान की है। इनका जन्म 5 जुलाई 1946 को रात के लगभग 7:45 बजे खगड़िया में हुआ था। मकर लगन की कुंडली है, राशि इनकी कन्या बनती है। लग्ने शनि सप्तम भाव में कर्क राशि में दो शुभ ग्रह बुध और शुक्र के साथ बैठे हैं। रामविलास पासवान भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में प्रमुख नेताओं में से एक रहे। इनका संघर्ष दलितों के प्रति मसीहा और मौसम वैज्ञानिक की छवि के साथ कई उतार चढ़ाव के साथ भरा रहा। पांचवी कुंडली राहुल द्रविड़ की है। इनका जन्म 11 जनवरी 1973 को सुबह के 11 बजे इंदौर में हुआ था। मीन लगन की राशि है और मीन राशि भी है। शनि तीसरे घर में वृषभ राशि में विद्यमान है। मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। ये भारत के एक पूर्व महान क्रिकेटर, पूर्व कप्तान और वर्तमान में
भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी हैं। वे अपनी शानदार बल्लेबाजी तकनीक, अनुशासन और धैर्य के लिए मशहूर हैं। छठी कुंडली वाहिदा रहमान की है। इनका जन्म 3 फरवरी 1938 को सुबह के लगभग 6:30 बजे चेंगलपट्टू में हुआ था। मकर लगन की कुंडली है। राशि इनकी कुंभ है। यहाँ शनि तीसरे घर में मंगल के साथ विराजमान है। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है शनि पर। वाहिदा रहमान हिंदी सिनेमा की एक खूबसूरत, सशक्त और कुशल अभिनेत्री थी। 15 से 70 के दशक में अपनी शानदार एक्टिंग, खूबसूरती और नृत्य से दर्शकों के दिल पर खूब राज किया। इनका भी स्वभाव विनम्र, शांत, सौम्य और स्वाभिमानी था। इनका फिल्मी संघर्ष उनकी शर्तों पर काम करने, बोल्ड दृश्यों और स्क्रीन नाम अपनाने से इनकार करने में था। वे अपने हर फिल्म में अपने ही सिद्धांतों पर अड़ी रहीं और अभिनय किया। वे किसी भी फिल्मों में इंटीमेट सीन करने से मना किया करती थी, क्योंकि यह उनकी सांस्कृतिक संवेदनशीलता के खिलाफ था, जो उनके मजबूत इरादों को दर्शाता है। बचपन में ही पिता के देहांत होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने और डॉक्टर बनने का सपना टूट जाने के कारण उन्होंने एक्टिंग में अपना कदम रखा था। 7वीं कुंडली बेनजीर भुट्टो की है। इनका जन्म 21 जून 1953 को रात के लगभग 8:30 बजे कराची में हुआ था। धनु लगन की कुंडली है। राशि तुला बनती है। इनकी कुंडली में शनि 10वें भाव में विराजमान है। राहु और मंगल की दृष्टि है। राहु केतु के एक्सिस में है और लग्नेश की शुभ दृष्टि शनि पर पड़ रही है। लग्नेश यानी कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि शनि पर पड़ रही है। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की एक पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की राजनीतिक विरासत संभाली और देश में लोकतंत्र की बहाली, तानाशाही के खिलाफ भ्रष्टाचार से लड़ने और इस्लामी आतंकवादी से जूझने का एक लंबा और खतरनाक संघर्षों से भरा इनका सफ़र रहा, जिसमें उन्हें बार बार गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ा और अंत में 2007 में एक राजनीतिक रैली के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन उनका नाम एक मजबूत लोकतांत्रिक नेता के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ। 8वीं कुंडली यशवंत दिनकर पेंढरकर की है। इनका जन्म 9 मार्च 1899 को सुबह के 4 बजे सतारा जिले में चाफल में हुआ था। मकर लगन और मकर राशि है इनकी। लग्न शनि इनके 12वें भाव में राहु केतु के अक्ष पर है, मंगल से दृष्ट भी है। ये एक मराठी कवि थे। इन्हें महाराष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता था। इनकी प्रेम कविताओं में प्रेम की सफलता, असफलता, मृत्यु पर विजय पाने वाली उनकी अमरता का चित्रण मिलता है। 9वीं कुंडली अरुण बंसल की है। इनका जन्म 13 दिसंबर 1956 को रात के 11:10 पर दिल्ली में हुआ था। सिंह लगन की कुंडली है और राशि मेष बनती है। शनि चौथे घर में राहु केतु के एक्सिस पर है और सूर्य के साथ है। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है शनि पर। डॉक्टर अरुण बंसल एक प्रसिद्ध और अनुभवी ज्योतिषी हैं, जिन्होंने कंप्यूटर ज्योतिष का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहला वैदिक ज्योतिष सॉफ्टवेयर लियो स्टार बनाया था। वे अपने 45 से अधिक वर्षों के एक अनुभव के साथ वैदिक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष और टैरो कार्ड रीडिंग में विशेषज्ञता रखते हैं, जो कैरियर, विवाह, स्वास्थ्य और वित्तीय समस्याओं के लिए सटीक भविष्यवाणियाँ और उपाय प्रदान करते हैं। उनके विनम्र स्वभाव और ग्राहकों के प्रति दयालु रवैये के कारण लोग इन पर भरोसा करते हैं और उनसे सलाह भी लेते हैं। 10वीं कुंडली शबाना आज़मी की है। इनका जन्म 18 सितंबर 1949 में शाम के लगभग 7:15 बजे हैदराबाद में हुआ था। मीन लगन की कुंडली है। राशि कर्क बनती है। इनकी कुंडली में शनि छठे घर में और लग्नेश गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, जिन्होंने फिल्म, टेलीविज़न और थिएटर में काम करके एक बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। इनके जीवन का संघर्ष सिर्फ फिल्मी दुनिया में ही नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव, मानवाधिकारी और लैंगिक समानता के लिए एक लंबा और निडर अभियान था, जिसमें उन्होंने कम उम्र में ही आत्मनिर्भरता के लिए पेट्रोल पंप पर कॉफ़ी बेचने से लेकर झुग्गी झोपड़ी वालों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल करने और उग्रवाद और असहिष्णुता के खिलाफ आवाज़ उठाने जैसे कई मोर्चों पर सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे वे प्रसिद्ध अभिनेत्री ही नहीं बल्कि समाज की एक दमदार आवाज़ भी बनी। 11वीं कुंडली नीलम संजीव रेड्डी की है। इनका जन्म 19 मई 1913 को रात के 9:48 पर अनंतपुरा, आंध्र प्रदेश में हुआ था।
धनु लगन की कुंडली है इनकी, लग्नेश बृहस्पति लगन में ही विराजमान है। राशि तुला राशि है इनकी। द्वितीय और तृतीय शनि बनते हैं जो छठे घर में भाग्येश सूर्य के साथ विराजमान है। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। आंध्र प्रदेश के किसान परिवार में जन्मे इनकी छवि एक कवि, एक अनुभवी राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में थे। ये एक मजबूत इरादों के साथ निर्णय लेने वाले अनुभवी और दूरदर्शी नेता थे जो लोकतांत्रिक मूल्य और संघीय ढांचे के प्रबल समर्थक थे और अपने शांत संयमित व्यवहार से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए जाने जाते थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए और स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और उसके बाद फिर भारत के छठे राष्ट्रपति बने थे। तो दोस्तों, इन सभी प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों के माध्यम से इस परीघ योग को समझने की कोशिश की है। जहाँ जीवन में संघर्ष तो होता ही है, साथ में विनम्रता के साथ वो उस संघर्ष को झेलते हुए आगे तरक्की करता है, प्रसिद्ध होता है। इसी के साथ दोस्तों, मेरे अगले वीडियो में फिर से इसी प्रकार की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।